अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर हमारा अभी चल रहा है। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर का नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इस चैप्टर का एक क्लास हम कर चुके हैं और आज हम इसके दूसरे क्लास की तरफ है। हमारा जो पहला क्लास हुआ था उस पहला क्लास में ये चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सारी बातों का डिस्कस हम कर चुके हैं। क्वेश्चन किस टाइप का एग्जाम में दिया जाएगा, दीर्घ उत्तरीय से होगा या लघु उत्तरीय से, इस टाइप के जो भी डिस्कस होने चाहिए थे हमने अपने पहले क्लास में ही कर लिया है। उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, वैसे इसका एक क्लास हो चुका है, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं। आप इतना ध्यान रखेंगे कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो क्वेश्चन है इजीली आपसे बन जाए, तो उससे पहले आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क क्या है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी सूत्र है, सारा सूत्र को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप सूत्र याद कर लेंगे। अगर आप एक से दो बार सूत्र को याद करते हैं तो फिर प्रैक्टिस आपका इतना तगड़ा होने वाला है कि खुद ब खुद आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा और फिर दोबारा आपको इस सूत्र को देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो पेज नंबर इसका M35 है, M35 है। ठीक है, M35 का मतलब क्या होता है, तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है इसे इंग्लिश में मेंसुरेशन कहा जाता है और मेंसुरेशन को हम M से दिखाते हैं, इसलिए इसका पेज नंबर M35 है। अगर अध्याय देखा जाए तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये अध्याय हमारा दूसरा है। अब आपके माइंड में आएगा कि पहला अध्याय कौन सा होने वाला है, तो इसका जो पहला अध्याय वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, जो अभी रिजर्व रखा गया, आपको पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा इसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल भी आपको पढ़ाया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। आज हमें जो क्वेश्चन संख्या पढ़ना है, चौथा क्वेश्चन नंबर हमें पढ़ना है। चौथा क्वेश्चन नंबर क्यों पढ़ना है, तो पहला जो क्लास हुआ था हमारा, पहला क्लास में 1 से 8 तक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था, जिसमें चौथा क्वेश्चन आज प्रॉब्लम के रूप में है। चलते चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास, 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को गलाकर 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक घनाभ बनाना है। आपको क्या बनाना है, एक घनाभ का निर्माण आपको करना है। ठीक है, ये घनाभ कैसा होना चाहिए, तो इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है कुछ इस टाइप से। 5.5 गुणे 10, 5 गुणे 5 सॉरी 5.5 गुणे 10 और फिर गुणे 3.5 है। ठीक है, अगर इस टाइप से कहीं मान लिखा रहे तो आपको श्योर हो जाना है कि ये हमारा लंबाई है, ये चौड़ाई है और उसके बाद ये हमें ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत है क्या? ये जो घनाभ आप देख रहे हैं, इस घनाभ को किस चीज से बनाना है, तो चांदी के सिक्के से बनाना है। ठीक है, वो जो चांदी का सिक्का है बाबू, चांदी का सिक्का कैसा है, तो चांदी के सिक्के का व्यास, व्यास बोले तो डी। ठीक है, चांदी के सिक्का का व्यास यानी कि डी 1.75 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या दिया गया है, 1.75 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है, मोटाई को हम एच लिख सकते हैं, इसकी जो मोटाई है 2 mm है। क्या है, 2 mm है। सबसे पहले आप देखिए कि आपको अंतर कहां से दिख रहा है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ जो वैल्यू हमें दिया गया है ये किस चीज में है, मिलीमीटर में है। ये जो मिलीमीटर है, इस मिलीमीटर को सबसे पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। कैसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो जब हम 2/10 लिखेंगे तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, अगर कोई भी मान मिलीमीटर में दे रहा है, उसके नीचे अगर आप 10 लिख देते हैं तो किस चीज में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। आप देख रहे हैं ये जो मान है, ये जो एच है, मोटाई से हम कह सकते हैं ये जो व्यास है, अगर व्यास का वैल्यू
1.75 है, तो r का वैल्यू क्या होगा? तो r बराबर हो जाएगा 1.75/2। हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? 1.75/2 हो सकता है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए कह रहा है कि त्रिज्या 1.75/2 और ऊंचाई 2/10 सेंटीमीटर दिया गया है और इस टाइप का सिक्का है, तो हम कितना सिक्का को पिघला दे, कितने सिक्के को हम पिघलाए कि ऐसा घना बन जाए? जरा आप बताइए। सिक्का को पिघलाना है और पिघलाकर इसे बनाना है, तो यहाँ पर आयतन आएगा या पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा? आयतन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आयतन आएगा। अब जरा आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान का निकालेंगे आयतन, फिर इस सिक्के का निकालेंगे आयतन, और उसके बाद क्या करना है? हम देख रहे हैं कि ये बड़ा मान यहाँ पे है, तो इसके आयतन में इसके आयतन से क्या कर देना है? भाग कर देना है। क्वेश्चन बन के आपके सामने में रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। वर्क कुछ नहीं करना है, इस सारी बातों को आप भूल जाइए, सिर्फ आपको जो मान दिया गया है उस मान को आप याद रखेंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात आपको बता दें कि किस कंडीशन में आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और किस कंडीशन में आपको आयतन निकालना है। ध्यान रखिएगा, आपको इतना बात ध्यान रखना है कि जब एक आकृति से दूसरी आकृति को बनवाएगा, जब एक आकृति से दूसरी आकृति को जब तक बनवाएगा तब तक आपको आयतन वाला फॉर्मूला फिट करते जाना है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? एक आकृति से दूसरी आकृति को बनवाया जा रहा है तो हम क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। और जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको ये फील हो जाए कि अरे भैया ये बाहर के लिपा पोती के बारे में बतिया रहा है, ठीक है, बाहरी आवरण के बारे में बतिया रहा है, जब बाहरी आवरण के बारे में बात किया जाए तो वहां पे हम क्या निकालेंगे? पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? चलते हैं आगे। जब आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले ये जो आकृति है ये कौन सी आकृति है? तो ये घनाभ है। क्या है ये? घनाभ है। हम यहाँ लिखेंगे घनाभ में क्या हम लिखेंगे? तो हम लिखेंगे घनाभ में लिख देते हैं लंबाई बराबर 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर और उसके बाद ऊंचाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर। लिखा गया? लिखा गया। चलते अब निकालते हैं घनाभ का आयतन। अब लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो लंबाई का वैल्यू क्या है? 5.5 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई का वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर और गुने ऊंचाई का वैल्यू क्या है? 3.5 सेंटीमीटर, है ना? इस तीनों को आप गुना कर दीजिए। ठीक है, क्या आपको लग रहा है गुना करना उचित है क्या? थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि आपको इसमें इससे भाग देना है, भाग देना है। यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर है और जब हम भाग देंगे तो भाग में कटता है। बेहतर यही होगा कि हम भाग ना दे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः। दूसरा क्या है? तो दूसरा जो आकृति हमें दिया गया है, दूसरा आकृति है सिक्का। क्या है? सिक्का है। तो सिक्का आप देखेंगे सिक्का किस टाइप का होता है? तो सिक्का की आकृति कुछ इस टाइप का होता है। उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस तो जरूर होती है, कुछ ना कुछ मोटाई तो जरूर होती है या नहीं होती है? होती है। और एक भाग जो उसका होता है बिल्कुल गोला होता है ना? बिल्कुल गोला होता है। यानी कि वो किस आकृति का हो गया? बेलन की आकृति का हो गया। ठीक है, जिसमें जो आकृति पूरा गोला हो और कुछ मोटाई आ जाए तो आकृति बेलन हो जाता है। अब हम यहाँ लिखेंगे बेलनाकार सिक्के में। क्या लिखेंगे? बेलनाकार सिक्के में, बेलनाकार सिक्के में। आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं डी का वैल्यू क्या है? डी बोले तो व्यास है, डी का वैल्यू है 1.75 सेंटीमीटर, है ना? आगे बढ़ाएंगे तो आपको निकालना है आर। आर कैसे निकलता है? तो जब हम डी/2 करते हैं तो आर मिल जाता है। डी का वैल्यू 1.75 बाई नीचे में क्या आ जाएगा? बट्टा में 2 आ जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो अभी क्या लिखना है? हमें लिखना है मोटाई अर्थात एच। मोटाई को हम एच से यहाँ इंडिकेट करेंगे। लिखेंगे मोटाई एच बराबर कितना दिया गया है? 2 mm है। कितना है? 2 mm है। mm बोले तो
कौन सा मीटर? मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर है। जब हम इसे आगे लेकर चलते हैं, जब हम इसे आगे लेकर जाएंगे तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 2/10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत? अब इसका भी हमें क्या निकालना है? जब हमने इसका आयतन निकाला तो इसका भी क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो अब लिखेंगे बेलनाकार सिक्के का आयतन। बेलनाकार सिक्के का आयतन बढ़ाया जाए। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब जरा अब आप देखिए, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। ठीक है। आर का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया गया है? आर का वैल्यू है यहाँ पे 1.75/2 गुणे 1.75/2 है ना। और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? एच आएगा। एच का वैल्यू कितना है? तो 2 गुणे 10, सॉरी 2/10 है ना। अब हम यहाँ से दशमलव हटाते, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद क्या संख्या है? 2 संख्या है। यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे 2 जीरो आ जाएगा। जरा अब आप इसको काटिए, आप काटिए, आपको क्या मिल रहा है? तो देखिए यहाँ पे 25 से दोनों में भाग लगेगा। 25 8 200 और 25 सते कितना हो जाएगा? 175। फिर 25 8 200 और 25 सते 175 आया। 7 से 7 को काट दें, कटा। 2 चौके 8 कटा। यहां से अब देखिए 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22 कट गया। आपके पास बचा क्या क्या चीज? इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ऊपर बचा 11 गुणे 7 से 7 कैंसिल हो चुका है, ये 7 बचा। 7 बट्टा में नीचे 8 गुणे 2 गुणे 10, यही बचा हुआ है ना। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? आगे बढ़ाया जाए। अब हम लिखेंगे क्या? तो अब हमें सिक्कों की संख्या निकालना है। इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लिखेंगे अभिष्ट सिक्कों की संख्या। जस्ट मैंने कुछ क्षण पहले आपको बताया था कि हमें करना क्या है। तो घनाभ के आयतन में सिक्का के आयतन से क्या कर देना है? भाग कर देना है। क्या कर देना है? भाग कर देना है। अब हम यहां लिखेंगे अभिष्ट सिक्कों की संख्या बराबर कैसे निकलेगा? तो ऊपर लिखेंगे घनाभ का आयतन बट्टा में सिक्का का आयतन। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? घनाभ का आयतन आपका क्या निकला हुआ है? देखिए इधर 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 बट्टा में यहाँ पे क्या है? 11 गुणे 7 और बट्टा में 8 गुणे 2 गुणे 10, यही है ना? यही है। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब जरा आप देखिए, इसके नीचे अगर मान लीजिए हम 1 लिखते हैं तो ये बट्टा पर का भाग हो गया। बट्टा पर का भाग कैसे बनाते हैं? तो ऊपर वाले को आप 10 का 10 लिखिए। 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 बट्टा में हमने लिखा 1, बट्टा पर का भाग है गुणा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आया। अब जरा आप देखिए यहाँ पे 5.5 है, दशमलव हटाने के लिए बट्टा में नीचे 10 और गुणे 3.5 है, दशमलव हटाने के लिए बट्टा में नीचे 10। चलिए 10 से आप 10 को कैंसिल कर दीजिए, 10 से 10 को कैंसिल कर दीजिए, कटा। अब यहाँ पे 7 पचे 35 और 11 पचे 55। आगे बढ़ाएंगे तो 5 गुणे 5 और गुणे 8 गुणे 2, ये सबको गुणा कीजिए, क्या आ रहा है? 5 पचे 25, 25 अठे 200 और 200 दूना 400, यानी कि 400 सिक्का आ जाएगा इसका आंसर। जरा मैच कीजिए, क्या है आंसर? यही है। किसी को समझने में कोई पॉइंट में कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या? कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? मिटाया जाए, इसे इरेज किया जाए। चलिए
एक और क्वेश्चन प्रॉब्लम में ही है, उसको भी देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आप देखेंगे क्वेश्चन को, कह रहा है कि 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं। अब देखिए 3 घन के आकार का धातु का पिंड है। किस आकार का है? घन के आकार का। आकार पूछ रहे हैं, मटेरियल नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। किस आकार का है? तो घन के आकार का है। घन क्या होता है तो आपको पता है, ये आपका घन है। और घन में होता क्या है तो घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। 3 गो घन है, ठीक है। तीनों को बनाते हैं। ठीक है, एक और बनाते हैं। देखिए अब आप ये मत सोचिएगा बैठले बैठले बोर्ड पर बॉन बेटा पी लिया है का कि छोटा है ओकरा से बढ़ गया, अब इतना बढ़ गया, ठीक है। बॉन बेटा ये नहीं पिए हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 गो घनाकार धातु का पिंड है। एगो का भुजा 3 सेंटीमीटर, एगो का 4 सेंटीमीटर और एगो का 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका 3 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर और इसका 5 सेंटीमीटर है। बात समझ में आया? अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस तीनों को पिघला दिया, ठीक है। इस तीनों को पिघला दिया और इस तीनों को पिघलाकर फिर से क्या किया पता है? तीनों को पिघलाकर एगो नया घन बना दिया। अब जरा आप सोचिए कि 3 गो घन को पिघलाया गया है तो घन छोटा हो जाएगा या बड़का हो जाएगा? बड़का हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गो घन है। एगो घन का भुजा 3 सेंटीमीटर, एगो का 4 सेंटीमीटर और एक का 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघला दिया गया है और तीनों को पिघलाकर एक बड़का घन बनाया गया है। तो कह रहा है कि बताइए अब इसका भुजा कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और जब भुजा का पता चल गया तो कह रहा है कि बताइए ये जो घन है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है कि कैसे पता चलेगा कि आयतन निकालना है या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने आपको यही बताया है कि जब किसी भी एक धातु को या धातु से निर्मित किसी आकृति को पिघलाकर दूसरा आकृति बनाया जा रहा है तो वहां पे हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है, ठीक है। अगर एक आकृति को पिघलाकर दूसरा का आकृति बनाया जा रहा है तो वहां पे हम आयतन निकालेंगे। अब जरा आप सोचिए कि जो बड़का घन बना है, ये बड़का घन कैसे बना है? इसको पिघलाकर, इसको पिघलाकर और इसको पिघलाकर, तीनों को पिघलाकर इसे बनाया गया है। यानी कि इस तीनों के आयतनों को हमें क्या करना होगा? और इस तीनों के आयतनों के बराबर में इसका आयतन आएगा या नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि इस तीनों में जितना मटेरियल लगा है उतना ही मटेरियल इसमें भी लगा है। समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब चलिए यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए। अब हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले आपको वहां बारी बारी से तीनों का आयतन निकाल लेना है। लिखेंगे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। आगे चलेंगे, भुजा का मान यहाँ पे कितना है? 3। 3 का क्यूब 3 3 9 27। समझने में कोई दिक्कत है क्या? दूसर का जो क्यूब है इसका भुजा कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। तो इस बार लिखना है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन।
फिर से क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब। तो 4 चौका 16, चौका 64, ये हो गया। अब एक और हमारे पास अभी घन है जिसकी भुजा कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, यानी कि भुजा क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। जब आगे बढ़ाएंगे तो 4 के जगह पे आएगा 5, 5 का क्यूब 125। समझने में कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि इस तीनों घन को मिलाकर, जब तीनों को मिलाया गया तो जोड़ा गया या घटाया गया? तीनों को अगर हम मिला देंगे तो जुटेगा या घटेगा? जुट जाएगा। और इस तीनों का आयतन इस घन के आयतन के बराबर में हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तब यहाँ हम लिखेंगे अनुसार, लिखा गया प्रश्नानुसार। थोड़ा सा सुटेबल भाषा लग रहा है। प्रश्न के अनुसार क्या है, तो प्रश्न के अनुसार यही कहा जा रहा है कि तीनों घनों का योगफल इस निर्मित घन के योगफल के बराबर होगा। लिखेंगे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर है, किसके बराबर है? तो निर्मित घन के आयतन के बराबर में है। आयतन बराबर निर्मित घन का आयतन। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। अब जरा आप देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन के आयतन का योगफल, जोड़ लिखवे नहीं किए हैं, योगफल बराबर क्या हो जाएगा, निर्मित घन का आयतन। आ जाइए, अब तीनों को आप जोड़िए। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना निकला है, 27 है ना, प्लस 4 सेंटीमीटर वाले का 64 और 5 सेंटीमीटर वाले का 125 के बराबर में घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब होता है ना। जरा अब आप इस सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो आपको इधर लिखना पड़ेगा भुजा क्यूब, और इस सबको जोड़कर आप इधर लिख लीजिए। तो देखिए, तो 7 4 11 5 16 का 6 हासिल 1, 2 6 2 8 2 10 10 1 11 का 1 हासिल 1, और उसके बाद 1 1 2, कितना आया, 216। क्या आया, 216 आया। चलिए अब इसको बढ़ाया जाए। जब आप इसे बढ़ाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो अब आपको यहाँ लिखना है भुजा। जैसे स्क्वायर इधर जाता है तो वर्ग चढ़ जाता है, ऐसे क्यूब इधर आएगा तो क्या चढ़ जाएगा, घन चढ़ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि वर्ग में 2 2 का ग्रुप लिया जाता है, तो घन में कितने कितने का ग्रुप लेंगे, 3 3 का। कैसे घनमूल निकाला जाता है, जिन बच्चों को घनमूल नहीं आता है ध्यान देंगे, घनमूल आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 216। नॉर्मली आपको लसा आना चाहिए, और जब आप 10th क्लास का गणित बना रहे हैं और लसा नहीं आ रहा है तो फिर तो ये काफी तकलीफ वाली बात है। इसलिए मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को लसा आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए। 2 से इसमें लगाएंगे तो 2 एकम 2 0, 2 8 16। ठीक है, 2 से 5 दूना 10, 4 दूनी 8, 2 से 27 दूना 54, 3 से 9 3 27, 3 से यहाँ पे आया 3, आ गया ना। आगे बढ़ाया जाए। जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए, घनमूल का साइन दीजिए। 216 किसके बराबर में आया, तो 3 टाइम 2 है, लिख दिया गया 1 2 3 बार, और 3 टाइम 3 भी है, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखा गया। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जब इसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 को लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 को 3 का पावर 3। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर से घनमूल का सिंबल, 2 3 6 का पावर 3 है। जैसे स्क्वायर से वर्ग कटता है वैसे ही क्यूब से घन कट जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है क्या? बात आप याद रखेंगे, स्क्वायर से वर्ग कटता है वैसे ही क्यूब से क्या कटता है, घन कटता है। इसको काट दिया जाए, यहाँ पे क्या बच गया, 6। भुजा आपका कितना निकल गया, 6 निकला। क्वेश्चन किस चीज में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख दिया गया। समझने में कोई तकलीफ है क्या? ये आपका ए का आंसर निकल गया। इसमें ए और बी देकर क्वेश्चन यहाँ दे रहा है, ए निकल गया। अब बी में कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। आप कौन सा फिगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं,
ये कौन सा फिगर है? घन है या घनाभ है? घन है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल भी किसका निकलेगा? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है? तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है, क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने यहाँ पे भुजा स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ाया जाए, 6 का 6 गुने भुजा का मान कितना है? भुजा है 6, इसका फिर से स्क्वायर करना है। कहानी फिर से जस का तस फिट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो 6 का 6 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 में 6 से आप गुना करेंगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा? 216। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे हमें क्वेश्चन किस चीज में दिया गया है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे डालेंगे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या क्यूब आएगा, ये बताइए? स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ये हो गया आपका आंसर। एक आंसर आपका ये है और दूसरा ये है। समझने में कोई तकलीफ है क्या? एक मिनट देखिए आप इस क्वेश्चन को, कहीं कुछ दिक्कत है तो बताइए। चलिए देखिए बाबू, 5वां नंबर क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत के एक कोने में से, देखिए एक खेत है। चलो देखो, ए बुआ, इसका ये लंबाई है 15 मीटर, ये चौड़ाई है 12 मीटर। ठीक है, चौड़ाई यहां से यहां तक आया हुआ है। अब फिलहाल अभी नहीं दिख रहा होगा। अब देखो गहराई हम दिखा रहे हैं। ये जो भाग, ये जो पोर्शन है, ये इसका ऊपर का पोर्शन है। ठीक है, ये इसका ऊपर का पोर्शन है। अब तुमको दिख जाएगा। यहाँ से तुम नीचे जाओ तो एक दीवार इधर का, एक दीवार इधर का, एक दीवार इधर का, और ये सामने वाला इसका फ्रंट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं, जो खड्डा, ये जो खड्डा इसमें बनाया गया है, इसकी लंबाई 8 मीटर, इसकी जो चौड़ाई है 2.5 मीटर है, और इसकी ये जो गहराई है, ये गहराई कितना है? 2 मीटर है। क्वेश्चन समझिए, कह रहे हैं कि एक खेत है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है। ठीक है, इसके एक कोना में ये खड्डा बनाया गया है जिसका लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर और गहराई इसका 2 मीटर दिया गया है। इस गड्ढा को खोदा गया तो इसमें से जो मिट्टी निकला है ना, इसको इसी खेत में बिछा देना है। बात समझ में आया? इस मिट्टी को इसी खेत में बिछा देना है। तो कह रहा है कि बताओ, जब इस मिट्टी को यहाँ से निकाल कर इसमें बिछाएंगे तो कितना ऊंचा मिट्टी इसमें बिछेगा, वही ऊंचाई आपको बताना है। बात समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है, अभी नहीं समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, हल्का सा मुंह हिला रहे नहीं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये 15 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा एक खेत है। इसकी एक कोना में एक खड्डा बनाया गया। खड्डा कैसा था? तो 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा था। इसमें से जो मिट्टी निकला इसको इसी खेत में बिछा दिया गया। तो जब मिट्टी बढ़ाएगा तो मिट्टी का कुछ लेंथ, कुछ हाइट होगा या नहीं होगा, कुछ ऊंचाई होगा या नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है कि बताइए कितना ऊंचा मिट्टी बढ़ा है, उसी ऊंचाई को आपको बताना है। अब सबसे पहले यहाँ पे अब आपको कॉमन सेंस लगाना होगा कि इसमें जो मिट्टी बिछाना है इतना दूर छांट कर बिछाना है। इतना दूर आपको क्या करना है? छांट कर बिछाना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इसी में से अगर मिट्टी को निकाल कर फिर इसी में बिछाते हैं, अगर आप यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से अगर आप मिट्टी निकालते हैं और फिर से इसी में डालेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है? तो आपने यहाँ से मिट्टी निकाला है, तो आपने कितना मिट्टी निकाला ये पहले आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ये जो मिट्टी आपने निकाला है, तो देखिए ये जो आकृति बना है, ये जो आकृति बना है, ये आकृति किस आकार का है? घन के आकार का या घनाभ के आकार का? किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे मिट्टी का आयतन। क्या लिखेंगे? मिट्टी का आयतन। यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा और क्लियर लिखिए। गड्ढा से
निकाले गए मिट्टी का आयतन। ये जो आकृति है किस आकृति में ये शेप आपको कैसा दिख रहा है? घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे, जब हम आगे से हम बढ़ाएंगे तो लंबाई का मान क्या है? 8, चौड़ाई का मान क्या है? और ऊंचाई का, ये सबको गुना कीजिए, क्या आ रहा है यहाँ पे? 8 गुने 2.5 गुने 2 है, दशमलव को हटाने के लिए नीचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10, 5 पचे 25 और 5 अठे क्या आया? 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। आगे जब हम इसे बढ़ाएंगे, जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 40। क्वेश्चन किस चीज में है? मीटर में है। किस चीज में है? मीटर में है। तो मीटर और क्या आएगा? स्क्वायर या क्यूब? क्यूब आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको मिट्टी कितना दूर फैलाना है। तो मिट्टी आपको इतना दूर फैलाना है ना, मिट्टी आपको इतना ही दूर फैलाना है, यानी कि इतना दूर छाट देना है। तो टोटल के क्षेत्रफल में से इसको छाटना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि मिट्टी कितना दूर में फैलाना है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। जब आगे बढ़ाएंगे तो खेत की लंबाई क्या है? 15 और गुणे चौड़ाई क्या है? 12। जब 15 में 12 से गुणा होगा तो 180। क्वेश्चन है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा हम क्या करते हैं? गड्ढा का हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। निकाल ले। अब हम लिखेंगे गड्ढे का क्षेत्रफल। गड्ढे का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो लंबाई गुणे चौड़ाई करके निकलेगा। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए लंबाई हमारा क्या हो जाएगा? 8 और चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा? 2.5। जब 8 में 2.5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब लिखेंगे मिट्टी फैलाए जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। कितना दूर में मिट्टी फैलाना है? तो इस टोटल का क्षेत्रफल है 180। कितना है? 180 है, जिसमें से इस 20 को क्या कर देना है? छांट देना है, हटा देना है। हटा देना है मतलब घटा देना है। तो 180 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 160 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? अब आपको पता चल गया कि इतना ही दूर में मिट्टी फैलाना है, तो कितना हाइट तक फैलाना है? तो जो हाइट है, इस हाइट को, इसकी जो ऊंचाई होगी, मिट्टी का जो यहाँ पे ऊंचाई आएगा, इस हाइट को हम मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है वो क्या है? h है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे माना कि बिछाए गए मिट्टी की ऊंचाई क्या है? h मीटर है। क्या है? h मीटर है। ठीक है, तब लिखेंगे यहाँ पे बिछाए गए मिट्टी का आयतन। बिछाए गए मिट्टी का आयतन। अब बाबू जरा आप हमें ये बताइए, जब मिट्टी को बिछाया जा रहा है तो यहाँ पे कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, और ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बोले तो कौन सा फिगर आपके माइंड में आता है? क्या आता है? घनाभ आता है। तो घनाभ का जब आयतन निकालना होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ये जो आपका यहाँ पे ये जो मान मिला है, ये किसे गुणा करने पर मिला है? लंबाई गुणे चौड़ाई, और उसी में से लंबाई गुणे चौड़ाई को घटाने पर ही मिला है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो यहाँ पे है, ये है 160। लंबाई गुणे चौड़ाई तो है, ये है, गुना कर देंगे ऊंचाई से। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब आइए, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। आपको पता है कि यहाँ से जो मिट्टी निकला है उसी मिट्टी को इसमें फैलाया गया है, यानी कि दोनों के मिट्टी का जो आयतन होगा वो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों आयतन आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक आयतन आपके पास कितना है?
160h और इसके बराबर में कौन सा आयतन आएगा? तो एक और आयतन यहाँ पे क्या निकला हुआ है? 40 मीटर क्यूब निकला हुआ है। क्या है? 40 मीटर क्यूब है ना? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू, जब हम आगे बढ़ाएंगे और आपको पता है कि 160 के साथ मीटर स्क्वायर आएगा और एक मीटर एच के साथ है, तो इधर भी क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया ना। चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे h के बराबर में, आप सिर्फ 40 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे h के बराबर में क्या आ जाएगा? 40 बट्टा में ये 160 इसके साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब 40 में 160 से भाग दीजिए, क्या आएगा? तो h का मान यहाँ पे आया, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1/4 है। जब आप 1/4 को हल करते हैं, 1 में 4 से भाग देते हैं, तो 0 से 0 दशमलव, 4 दूना 8, घटेगा 2 दशमलव 0, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 कट गया ये, यानी कि इसका जो वैल्यू आया कितना आया? इसका वैल्यू आ जाएगा h के बराबर में 0.25 मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर हो जाएगा इसका आंसर। समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? देखिए तो आंसर क्या है? यही है। समझने में कोई दिक्कत है? फिर से समझाना पड़ेगा या समझ में आ जाएगा? चलिए, आज सोचा गया था कि क्वेश्चन को 8 से आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ही आप लोगों का इतना था कि क्वेश्चन वहीं तक सीमित रह गया। आगे का आप ट्राई करके आएंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे फिर आपका जो भी क्वेश्चन है समझाकर आपको आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, आपको होमवर्क के रूप में 9 से लेकर 12 तक क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है? बना लेना है, जो भी प्रॉब्लम हो नेक्स्ट क्लास में आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा।